हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने थर्मोकेमिस्ट्री खत्म किया था। अब हम लेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो हेडिंग डालो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस लॉ के हमारे पास दो तीन स्टेटमेंट थे। एक स्टेटमेंट था कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, एक ये था। इसके अलावा हमारे पास जो स्टेटमेंट थे वो क्या थे? तो हीट इंजन जो है उससे रिलेटेड हमारे पास इंजन, हीट इंजन मतलब ऐसा इंजन जो हीट एब्जॉर्ब करता है देन उसको यूज करके वर्क करता है। तो मतलब ऐसा था कि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हीट इंजन होता है वो सारे सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। कुछ हीट जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, सो नो हीट इंजन इज 100% एफिशिएंट। नो हीट इंजन is 100% efficient. That is, it is impossible to convert all heat into work done for heat engine. ओके, सो हमारे पास मेनली ये दो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। और इन्हीं को मतलब इनमें भी हम फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको मेनली यूज करते हैं, एंट्रोपी वाले को। अब एंट्रोपी होता क्या है अभी नेक्स्ट हम वही बताएंगे, पहले लिख लो ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे एंट्रोपी।
हो गया सबका? सी बॉम्ब कैलोरीमीटर तो हमने कराया था ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के टाइम आया था ना बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो एंट्रोपी जो है ये क्या है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के थ्रू। ओके, एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है ये? तो इट इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ठीक है, जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा या जितना ज्यादा रैंडमनेस होगी उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, एंट्रोपी होगा। तो अब सॉलिड लिक्विड गैस में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसकी होगी? ऑब्वियसली गैस की होगी। गैस के मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे या उनमें सबसे ज्यादा डिसऑर्डर होगा। ओके, तो जितना ज्यादा रैंडमनेस होता है उतना ज्यादा एंट्रोपी होता है। ओके, तो अगर सॉलिड लिक्विड एंड गैस में हम कंपेयर करें तो सॉलिड से ज्यादा हो जाएगा लिक्विड का एंट्रोपी एंड लिक्विड से ज्यादा हो जाएगा गैस का। क्यों? क्योंकि यार सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो सबसे ज्यादा पैक होते हैं ना, तो उनमें तो रैंडमनेस सबसे कम होगी। और गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या उनके बीच में सबसे ज्यादा गैप रहता है या सबसे ज्यादा डिसऑर्डर में वो रहते हैं, तो उनका एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो गैस का एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा रहेगा एंड सॉलिड का जो एंट्रोपी है सबसे कम होगा। ना इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर किसी भी रिएक्शन में जो एंट्रोपी चेंज है उसका साइन बता सकते हैं कि यार एंट्रोपी जो है उस रिएक्शन का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 ट्वाइस NH3। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमारे पास रिएक्टेंट साइड 4 मोल्स ऑफ गैस है, सॉरी कम हो रहे हैं। रिएक्टेंट साइड 4 मोल्स ऑफ गैस है एंड प्रोडक्ट साइड 2 मोल्स ऑफ गैस है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर रैंडमनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज होगी। तो डेल्टा एस इस रिएक्शन का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, इसी टाइप से 2 कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO गैस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो कार्बन सॉलिड है, इसका तो रैंडमनेस या इसका तो एंट्रोपी बहुत कम होगा। तो गैस का देखो, गैस का हमारे पास क्या हुआ, तो 1 मोल से 2 मोल ऑफ गैस बन। ओके, 1 मोल ऑफ O2 से 2 मोल ऑफ CO बन रहा है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं तो जो डेल्टा एस है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, इसी टाइप से मान लो हम बात करेंगे यार कि H2O लिक्विड से जब H2O गैस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी कि कम होगी यार? ऑब्वियसली लिक्विड से गैस जा रहा है ना। तो लिक्विड से गैस जा रहा है तो हमारे पास रैंडमनेस क्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी एंट्रोपी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? ओके, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा। दीदी से अगर दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सेम है देन ऑब्वियसली एंट्रोपी चेंज ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सेम आए देन एंट्रोपी चेंज जीरो। यस श्रवण बोलो। यस सर। सर यहाँ पे हम क्या फिर एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते? करते हैं वो, उसका भी मैं बाद में बताऊंगा। एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू आता है, ओके सर, बताएंगे मतलब अभी अभी इंटरनल वो एनर्जी की तरह नहीं है ना सर? नहीं, जैसे इंटरनल एनर्जी का और एंथैल्पी का हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे ना, यस सर, वैसा इसीलिए ही नहीं, पूछा। इसमें निकाल सकते हैं तो हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। ओके सर। तो ये तो हमने थियोरेटिकली उस चीज को बताया, मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो बताने वाले हैं। पहले लिखो ऐसे।
हो गया सबका? तो देखो मैथमेटिकली एंट्रोपी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिकली जो एंट्रोपी है वो कुछ ऐसे होता है, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी। ओके, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें डेल्टा एस निकालना है तो वो क्या होगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय। ओके, सो ऐसे डेल्टा एस आ जाएगा। तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा इसका जूल पर केल्विन, है ना, बिकॉज हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर करना है तो जूल पर केल्विन हो गया। अच्छा, डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स जो है क्या होगा, इट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल डेल्टा एस। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस आते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोसेस, मतलब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब कि फिजिबल प्रोसेस या ऐसा प्रोसेस जो हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो डेल्टा एस टोटल है ये ग्रेटर देन जीरो होता है। ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल जो है ग्रेटर देन जीरो होता है। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल जो है ये लेस देन जीरो, एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू जीरो रहेंगे। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल जो है ये क्या होता है, इक्वल टू जीरो। ओके, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब कि ऐसा प्रोसेस जो हो सकता है, जो प्रोसेस फिजिबल प्रोसेस। जैसे मान लो पानी की बात करेंगे, पानी का ऊपर से नीचे आना, मतलब ऊपर से नीचे बहना इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, पानी ऊपर से नीचे बह रहा है तो ये क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा पानी का नीचे से ऊपर जाना तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। समझाया? ऐसे ही हम ऐसे बोलते हैं कि यार पानी ये सॉरी आइस जो है उसका -10 डिग्री पे फ्रीज होना, सॉरी आइस का -10 डिग्री पे मेल्ट होना, आइस का -10 डिग्री पे मेल्ट होना इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आइस -10 डिग्री पर मेल्ट हो ही नहीं सकता ना। तो आइस का -10 डिग्री पर मेल्ट होना इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन मैं बात करूंगा आइस का 1 डिग्री पे मेल्ट होना, ऑब्वियसली दैट इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आइस जो है ग्रेटर देन 0 डिग्री पर तो मेल्ट हो ही सकता है ना। तो 0 डिग्री पर आइस का मेल्ट होना या जीरो से हायर पर मेल्ट होना इज स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ऐसा प्रोसेस जो हो सकता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जो हो नहीं सकता दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो होता है, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो होता है।
हो गया सबका? तो अब देखो हम यहाँ पर डेल्टा एस निकालते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेल्टा एस सिस्टम। ओके, तो देखो हमारे पास ये जो है ना एंट्रोपी, इट इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, एंट्रोपी जो है ये क्या है? इज स्टेट फंक्शन। तो मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस का जो डेल्टा एस है, सेम वही इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी डेल्टा एस है। ओके, जो फॉर्मूला हम रिवर्सिबल के लिए यूज करेंगे, वो सेम फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज स्टेट फंक्शन। ओके, तो डेल्टा एस सिस्टम अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस निकाल लेते हैं और सेम वही फॉर्मूला ऑब्वियसली इरिवर्सिबल के लिए भी लगा देंगे हम। What is delta S reversible? So it is integration of ds reversible. And what is ds reversible? It is integration of dq reversible divided by c. Okay. Now dq of reversible process क्या होगा? तो यार infinitely small change के लिए या reversible process के लिए du is equal to होता है dq plus dw. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या हो जाता है? du is equal to dq plus dw. तो यहाँ से dq क्या आएगा? यहाँ से dq आ जाएगा du माइनस dw. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, du क्या हो गया? इट इज एनसीवी dt एंड dw इज माइनस pdv, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ओके, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या आया? डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट किया, एनसीवी dt प्लस pdv डिवाइड बाय हमने लिया यहाँ पर t। तो एनसीवी dt, यस, सो डिवाइड बाय t एंड देन इसका इंटीग्रेट। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। पहले लिख लो, dq रिवर्सिबल सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड डिवाइड बाय t एंड देन उसका क्या करना? इंटीग्रेशन करना। एनसीवी dt प्लस pdv डिवाइड बाय t, करेक्ट है। बोलो सर, एक सेकंड प्रीवियस पेज भी दिखा सकते हैं प्लीज? हो गया? यार देखो, मैंने बताया स्टेट फंक्शन है ना, तो स्टेट फंक्शन में क्या होता है? स्टेट फंक्शन में हमारे पास पाथ पे या प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, तो चाहे तुम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालो या इरिवर्सिबल के लिए निकालो, डेल्टा एस की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि वो पाथ पे या प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस निकाल रहे हैं एंड सेम वही फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए भी लगा लेंगे।
बोलो। सर तो अगर हम लोग टी को क्यू के टर्म्स में लिखेंगे तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे ना। इसको अगर हम लोग टेम्परेचर को मतलब क्यू के टर्म्स में लिखेंगे तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे ना। तो वो मतलब टेम्परेचर को क्यू के टर्म्स में नहीं, क्यू को टेम्परेचर के टर्म्स। डी क्यू है ना, तो 1/T × डी क्यू। अरे तो डी क्यू भाई बाद में आएगा ना, अभी आगे टेम्परेचर के टर्म्स में आ जाएगा ना। अच्छा टेम्परेचर वाला अभी वेट करो ना थोड़ा, आया ना डी टी आया ना, इसलिए आया। टेम्परेचर आ रहा है ना डी क्यू में। तो हो गया सबका। नाउ एमसीवी डी टी में तो अब इसके टी आ गया है, अभी तो थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। अब देखो एन सी वी डी टी में तो ठीक है, टी आ गया, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। प्लस अब देखो दूसरा वाला है पी डी वी अपॉन टी। अब यहाँ पर वॉल्यूम है ना, डीवी है ना, तो डीवी आर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में प्रेशर एंड टेम्परेचर को कैसे करें, बिकॉज वो तो वेरी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन जब लगाएंगे तो पी बाई टी क्या हो जाएगा, तो देखो इट इज एन सी वी डी टी बाई टी, एंड पी बाई टी जो है हो जाएगा एन आर बाई वी डी। ठीक है, ये हो गया। तो अब लिमिट लगा दो, टेम्परेचर का लिमिट T1 से T2 एंड वॉल्यूम का लिमिट V1 से V2। ठीक है, तो एनसीवी फर्स्ट वाले पार्ट में कांस्टेंट है, तो एनसीवी एल एन T2 बाई T1 आ जाएगा। एंड सेकेंड वाले पार्ट में एनआर कांस्टेंट है, तो एनआर एल एन V2 बाय V1। ओके, so that is delta S of system। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ अगर तुम्हें ln नहीं चाहिए, log चाहिए, तो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2.303, है ना। तो 2.303 NCV log T2 बाई T1 प्लस 2.303 NR log V2 बाय। ओके, तो ये हमारे पास डेल्टा सिस्टम आ गया, और ये डेल्टा सिस्टम आया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर हमें टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो अगर हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का वेरिएशन दिया है तो हम किसी भी प्रोसेस का डेल्टा एस निकाल। ओके, तो ये है इन टर्म्स ऑफ टी एंड बी।
हो गया सबका? तो ये हमारे पास इक्वेशन आई इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो। कैसे? तो देखो, हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में अगर करना है तो ये वॉल्यूम वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो V2 कैन बी रिटन एज, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। तो NR T2 अपॉन P2, एंड V1 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज NR T1 बाय P1। ओके, सो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1 means NR T2 upon P2 divided by NR T1 upon P1। तो NR से NR cancel out हो गया, so it is NCV ln T2 by T1 plus NR ln T2 upon P2 into P1 upon T1। या फिर इसको ओपन करेंगे टेम्परेचर वाले पार्ट के साथ प्रेशर वाले पार्ट के साथ, इट इज NCV ln T2 by T1 plus NR ln T2 by T1 plus NR ln T1 by T2। अब देखो इस वाले पार्ट में N और ln T2 by T1 कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा, तो ये बचा CV प्लस R है ना। फर्स्ट वाले पार्ट में CV बचेगा, सेकंड में R बचेगा, तो N CV प्लस R ln T2 by T1 plus NR ln T1 by T2। नाउ CV प्लस R इज नथिंग बट CP। तो डेल्टा सिस्टम क्या आ गया, डेल्टा सिस्टम इज NCP ln T2 by T1 plus NR ln T1 by T2। ऑब्वियसली इसको तुम लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ T एंड P। ठीक है, तो डेल्टा सिस्टम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर भी हम लेके आए, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो तुम्हें कैसे दिया, तुम्हें टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का वेरिएशन दिया है या टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन। तो इस टाइप से हम डेल्टा सिस्टम निकाल सकते हैं। लॉग के लिए जस्ट 2.303 से मल्टीप्लाई करो ना ग्रीस, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही। ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम है वो तो।
हो गया। अब देखो ये तो हो गया डेल्टा सिस्टम। नाउ डेल्टा सराउंडिंग कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा सराउंडिंग जो है ये होगा ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू सराउंडिंग डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये हम डेल्टा सराउंडिंग निकालते हैं। तो यार वैसे रिवर्सिबल प्रोसेस का तो हमें डायरेक्टली बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल जो है वो क्या रहता है, इक्वल टू 0 होता है ना। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो है हो जाएगा माइनस डेल्टा एस ऑफ। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो डायरेक्टली हम ऐसे ही निकाल लेंगे, जो भी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम उसका जस्ट माइनस साइन ले लेना। ठीक है, और डेल्टा सिस्टम ऑब्वियसली फॉर्मूले से निकालेंगे। और इरिवर्सिबल के लिए क्या करेंगे? तो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे। तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस सराउंडिंग, क्या बोल सकते हैं, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू सराउंडिंग बाई टी। तो टेम्परेचर तो ऑब्वियसली सराउंडिंग का कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमारे, और डी क्यू सराउंडिंग का इंटीग्रेशन क्या आ गया, इट इज क्यू सराउंडिंग। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू सराउंडिंग बाई टी। लेकिन देखो सराउंडिंग का हीट जो है वो क्या होगा, ये सिस्टम के हीट के इक्वल ही होगा ना। सिस्टम और सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसकी वैल्यू तो सेम ही है ना, चाहे सिस्टम का हीट लो या सराउंडिंग का लो, है ना। तो वो तो सेम ही रहेगा, बस साइन अलग होगा ना। हम ऐसा भी बोल सकते हैं यार कि क्यू सराउंडिंग जो है ये क्या होगा, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ क्यू, है ना। तो क्यू सराउंडिंग और क्यू सिस्टम का वैल्यू सेम है, बस साइन अलग है ना। अगर सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रही है तो सिस्टम के लिए वो पॉजिटिव है, लेकिन सराउंडिंग के लिए वो क्या है, नेगेटिव है ना। तो वैल्यू सेम है बट साइन उनका अलग होगा। तो डेल्टा सराउंडिंग जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ क्यू सिस्टम डिवाइड बाय। ओके, सो दैट इज डेल्टा एस सराउंडिंग। ऑब्वियसली इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो डायरेक्टली हम माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम कर सकते हैं। तो ये डेल्टा सराउंडिंग निकालने का फॉर्मूला आ गया।
हो गया सबका? तो अब देखो अलग अलग प्रोसेस के लिए हम डेल्टा एस बता देते क्या होगा। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा सिस्टम क्या होगा? तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, तो वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। तो देखो इस वाला एक्सप्रेशन में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज V2 और V1 सेम है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.303 NCV log V2 by V1, सॉरी log of T2 by T। तो ये आइसोकोरिक के लिए आया। आइसोबारिक के लिए अगर हम देखेंगे तो आइसोबारिक में क्या रहता है? आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर वाला एक्सप्रेशन यूज करना चाहिए, ये वाला। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो ये P1 और P2 सेम आ गए, तो ln ऑफ P2 बाई P1, P1 बाई P2 क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो इसमें NCP ln T2 बाई T1 आ जाएगा, या लॉग के टर्म्स में लिखोगे तो 2.303 NCP log T2 बाय T। ठीक है, तो ये आइसो बारीक प्रोसेस हो गया। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यार टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऑब्वियसली कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ठीक है, एंड दूसरे वाले में ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर लो। तो डेल्टा एस सिस्टम जो है वो क्या होगा? इट इज 2.303 NR log ऑफ V2 बाई V1, या फिर 2.303 NR log P1 बाई V। ठीक है, दोनों सेम है बिकॉज P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है आइसो, है ना। तो V2 बाई V1 जो है P1 बाई P2 ही आएगा। तो आइसोथर्मल के लिए हो गया। फॉर एडियाबैटिक तो एडियाबैटिक प्रोसेस में देखो क्या है, डेल्टा सिस्टम जो है कोई फॉर्मूला लगाएंगे बट वहां पर कोई भी चीज उस टाइप से नहीं है, बट हाँ डेल्टा सिस्टम जो इक्वल टू जीरो आएगा अगर रिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो डेल्टा सिस्टम वहां पर इक्वल टू जीरो आ जाता है फॉर्मूला वगैरह लगाने के बाद में। एंड वो फॉर्मूला लगाने के बाद डेल्टा सिस्टम जो है वो ग्रेटर एंड जीरो आ जाता है फॉर इरिवर्सिबल। ठीक है, फॉर्मूला ये अप्लाई करना है टेम्परेचर वॉल्यूम वाला या टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस जो है जीरो आ जाएगा, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस जो है ग्रेटर जीरो आएगा। तो ये हमारे पास अलग अलग प्रोसेस का डेल्टा एस फॉर्मूला ऑब्वियसली दोनों प्रोसेस के लिए यूज किया जा सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो एडियाबेटिक में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है मतलब फॉर्मूला वहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं हम, वो जो फॉर्मूला है ना डेल्टा सिस्टम का वो उधर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने के बाद रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा सिस्टम जीरो आ जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्रेटर जीरो आएगा।
तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 26 करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 26। हो गया सबका? तो देखो हमें यहाँ पर दिया, when one mole of an ideal gas is compressed to half of its initial volume and simultaneously heated to twice of its initial temperature। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वॉल्यूम को हाफ कर दिया, मीन्स V2/V1 जो है वो क्या है, हाफ है, एंड टेम्परेचर को डबल कर दिया, मीन्स T2/T1 जो है वो क्या है, 2। ओके, सो डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा, इट इज NCV ln T2/T1 दैट इज 2 प्लस NR ln V2/V1। तो देखो V2/V1 यहाँ पर क्या है, हाफ, तो हम इसको लिख सकते हैं NCV ln 2 माइनस NR ln 2, या फिर अच्छा नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है तो उसको 1 ले लेते हैं, तो ये आ गया CV
ln2 माइनस, अब यहाँ पर ln2 को ऑब्वियसली कॉमन लिया जा सकता है। ओके, सो ln2 को कॉमन ले लेते हैं, सो ये आ जाएगा CV माइनस R इंटू ln। क्लियर है? ओके, सो ये हमारे पास था डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। किसके लिए था ये? प्रोसेस के लिए, है ना, अलग अलग प्रोसेस के लिए। और प्रोसेस जो है बेसिकली यूज किए जाते हैं, मतलब आइसोथर्मल और ये जो भी प्रोसेस है गैस के लिए। ठीक है, अब हम सॉलिड एंड लिक्विड वगैरह की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा एस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो डेल्टा एस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो देखो क्या है, अ, हमारे पास डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, है ना, डीएस सिस्टम। वहां पर रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है सॉलिड लिक्विड में। तो इट इज डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन। नाउ डी क्यू जो है क्या होगा, तो डी क्यू देखो हमारे पास क्या हो सकता है, इट इज एनसीडीटी, है ना, या एमएसडीटी, एस वहां पर स्पेसिफिक हीट है। तो वहां पर सीपी और सीबी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सॉलिड लिक्विड में, बिकॉज वहां पर यूनिक हीट कैपेसिटी है, याद है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एनसीडीटी बाई टी। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो मोलार हीट कैपेसिटी, अगर मास दिया है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो एनसी यहाँ पर कांस्टेंट है एंड dt बाई टी टेम्परेचर T1 से T। तो ये हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा सिस्टम आ जाता है NC ln T2 बाय T1। ठीक है, एंड डेल्टा सराउंडिंग हमने पहले ही बताया, डेल्टा सराउंडिंग क्या होता है, डेल्टा सराउंडिंग इज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी। तो ये हमारे पास होगा माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी। अब देखो सिस्टम जो है T1 से T2 तक जा रहा है, और जनरली हमारे पास जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो कहाँ तक चला जाएगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर तक, है ना। तो T1 से T2 टेम्परेचर जा रहा है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, T2 होगा। ओके, सो MS, ऐसा MS यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, NC यूज कर रहे हैं। तो इट इज NC T2 माइनस T1। तो ये आ गया क्यू सिस्टम, है ना, NC T2 माइनस T1 क्या आ गया, क्यू सिस्टम है। NC डेल्टा टी या MS डेल्टा टी, याद आया। हम MS डेल्टा टी बोल रहे थे बिकॉज स्पेसिफिक हीट की बात करते थे, है ना। जनरली स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो मास ले लेंगे। अगर सॉलिड और लिक्विड का स्पेसिफिक हीट ना देके हमें मोलार हीट कैपेसिटी दिया जाए, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें स्पेसिफिक हीट लेना है कि मोलार हीट कैपेसिटी लेना है। तो ये तो हो गया क्यू सिस्टम डिवाइड बाय टी। टी इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, जैसे हमने बताया कि सिस्टम जो है सराउंडिंग के टेम्परेचर तक ही जाएगा, है ना। तो सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर वो क्या है, T2 है। सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर T2 है, मतलब वो सराउंडिंग का टेम्परेचर रहा होगा। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, T2 कर देंगे। ओके, तो हमारे पास जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो फाइनल वाला, वही किसका टेम्परेचर है, वो सराउंडिंग का टेम्परेचर, दैट इज नथिंग बट T। तो ये हमारे पास डेल्टा सिस्टम एंड डेल्टा सराउंडिंग, किसके लिए, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। ठीक है, अगर मोलार हीट कैपेसिटी दिया जाए नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया जाए मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मोलार हीट कैपेसिटी ली है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई।
दिव्यन जीरो लो तो कोई फालतू का लॉस तो कोई मीनिंग नहीं, उसमें तो मतलब ऐसा है कि यार हमारे पास मान लो कोई सब्सटेंस ए है, वो बी सब्सटेंस के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ए और बी का टेम्परेचर सेम, और बी जो है वो मान लो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए और सी का भी सेम होगा, है ना। मतलब ऐसा है कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। हो गया सबका। तो ये हमारे पास था डेल्टा सॉलिड एंड लिक्विड का। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर डेल्टा एस ऑफ फेज चेंज। डेल्टा एस ऑफ फेज चेंज, ठीक है। तो देखो डेल्टा एस ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ डीएस एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी, एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जब भी फेज चेंज होता है, तो इट इज नथिंग बट क्यू बाय, ठीक है। तो क्यू जो है वो क्या होगा यार, हमें पता है कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस होता है ना एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो फेज चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, ठीक है। तो इट इज नथिंग बट डेल्टा एस अपॉन टी। तो डेल्टा एस यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एस बाई टी आ जाएगा। तो देखो दो टाइप के फेज चेंज हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं कि यार जैसे 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट हुआ 1 मोल ऑफ लिक्विड में, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, एंड वो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाई टी, और टी यहाँ पर क्या है, ये टी इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास 1 मोल ऑफ लिक्विड जो है वो जब कन्वर्ट होगा 1 मोल ऑफ गैस में, तो वो कौन सा डेल्टा एस आएगा यार, वो डेल्टा एस आएगा वेपराइजेशन वाला, ठीक है। तो डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय, और यहाँ पर टी क्या है, यहाँ पर जो टी है दैट इज बॉइलिंग, ओके। तो ये हमारे पास डेल्टा एस हो गए किसके, फेज
दिशिता इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू जो है वो क्यू आ गया ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट चेंज में। ओके, बाहर लेंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा और क्यू को डेल्टा एस लिख देंगे। दिशिता मैं बोल रहा था कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट्स वाई उसको बाहर ले लेंगे और डी क्यू का इंटीग्रेशन तो क्यू हो जाएगा। फेज चेंज के टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, फेज चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हो रहा होता है, या तो मेल्टिंग पॉइंट पर हो रहा है या बॉइलिंग पॉइंट पर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है। ओके, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा एस ऑफ फेज चेंज। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस क्या होगा, तो यार डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलर एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। ओके, प्रोडक्ट का मोलर एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट का मोलर एंट्रोपी। यहाँ पर एसएम जो है वो क्या है, एसएम इज मोलर एंट्रोपी। और देखो ये जो निकालते कैसे, मतलब मोलर एंट्रोपी, यहाँ पर देखो डेल्टा नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एस ले रहे हैं ना, एस। तो एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकाली जा सकती है, उसे निकालने के लिए हम यूज करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ entropy is determined, या is absolute value of entropy can be determined using third law of thermodynamics। so third law का यूज करके एंट्रोपी का क्या आ सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आ सकता है। क्लियर है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क नोट कर लो। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। याद है एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का हम वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकाली जा सकती है। यस, मोलर एंट्रोपी का वैल्यू वो देंगे अगर हमें डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो होमवर्क नोट कर लो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 22, $29 and foundation builder subjective question number 25, question number 25 to 28। ओके, तो ये होमवर्क है।
करें करते हैं। बाय, टेक केयर।